नमस्कार मित्रों, मैं पीके सर स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। आज प्रद्योत गुरुकुल में एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं। आज की वीडियो हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न एकादशी 8 लेकर आपके मध्य उपस्थित हूं। यह एकादशी यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, जूनियर स्तर का शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी 8 जो हिंदी भाषा से संबंधित है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है और उनकी व्याख्या भी आपको दी जाएगी। देखते हैं प्रश्न एकादशी 8 का पहला प्रश्न। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी से, पूर्वी नागरी से, बांग्ला से या उड़िया से। तो देवनागरी लिपि का विकास कौन से नागरी के रूप से हुआ है? पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी से हुआ है। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि देवनागरी लिपि है क्या। जो उच्चारित ध्वनि संकेत होते हैं, जिनके माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, उसे भाषा कहते हैं, तथा लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है, उससे लिपि कहते हैं। अर्थात जैसे जो भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण को जिन संकेतों द्वारा, जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसी को लिपि कहते हैं। तो हमारी देवनागरी लिपि का विकास उत्तरी ब्राह्मी से हुआ, उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, उसके बाद सिद्ध मातृका लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद नागरी व शारदा लिपि का विकास हुआ। और नागरी लिपि 2 भागों में थी, पश्चिमी नागरी, पूर्वी नागरी। पश्चिमी नागरी से देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती और कैथी लिपि का विकास हुआ। पूर्वी नागरी से बांग्ला, असमिया, उड़िया आदि लिपियों का विकास हुआ। इस प्रकार पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। देवनागरी लिपि का विकास पश्चिमी नागरी से हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देवनागरी लिपि का दोष नहीं है। देवनागरी लिपि का दोष नहीं है। लिपि चिन्ह भ्रामकता, शिरोरेखा, वैज्ञानिकता, वर्ण द्वैधता। तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। वैज्ञानिकता देवनागरी लिपि का दोष नहीं है। देवनागरी लिपि के कुछ दोष माने जाते हैं, जिनमें लिपि भ्रामकता एक दोष है। लिपि भ्रामकता का मतलब होता है अलग अलग तरह से लिखना। जैसे ख इस तरह से लिखते हैं, यदि इस तरह से लिखते हैं तो ये भ्रामक हो जाता है, ख है या रव है, इस तरह यह लिपि भ्रामकता हुई। तो यह दोष देवनागरी लिपि में माना जाता है। शिरोरेखा, शिरोरेखा का विधान भी देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है। शिरोरेखा जब कोई भी वर्ड लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, उसके ऊपर जो रेखा लगाई जाती है, इस रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। तो यह रेखा जब बार बार खींचनी पड़ती है, जिससे लेखन में समय अधिक लगता है, इसलिए इस शिरोरेखा को भी देवनागरी लिपि का दोष माना जाता है। वर्ण द्वैधता, वर्ण द्वैधता का मतलब होता है किसी भी वर्ड को 2 तरह से लिखना। 2 तरह से लिखने का प्रचलन देवनागरी लिपि में पहले से है। जैसे अ ऐसे लिखा जाता था, दूसरा अ का रूप होता था, वो इस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से। तो ये वर्ण द्वैधता है। हालांकि इस दोष को हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली द्वारा लिखे गए वर्णों में मानक वर्ण निर्धारित करने के बाद दूर कर दिया गया है। इस प्रकार पहले दूसरे प्रश्न का विकल्प सी सही है। वैज्ञानिकता देवनागरी लिपि का दोष नहीं है। वैज्ञानिकता देवनागरी लिपि का दोष नहीं है।
आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। पंचम वर्णों के संयोग पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, यह सुझाव किसने दिया? पंचम वर्णों के संयोग पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया। तो तीसरे प्रश्न का विकल्प बी सही है। पंचम वर्ण प्रत्येक पांच वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पर, जैसे ये अंतिम वर्ण हैं, इनके स्थान पर पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया। बी विकल्प सही है। आइए अन्य सुझाव भी समझ लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया था कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था। काशी के श्रीनिवास दास ने वर्णों की संख्या घटाने के लिए महाप्राण वर्णों को हटाकर अल्प प्राण वर्ण के नीचे कुछ चिन्ह जैसे अवग्रह आदि लगाकर चिन्ह कम करने की बात कही थी। इसके अलावा अन्य सुझाव भी दिए गए जिनमें डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि को प्रचलित करने का सुझाव दिया था। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। पंचम वर्णों के संयोग पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे चिन्ह लगाकर वर्ण कम करने का सुझाव दिया। चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। श्रीनिवास ने ये सुझाव दिया था कि जो महाप्राण वर्ण हैं उन्हें कम कर दिया जाए। जैसे क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, तो ख जो महाप्राण वर्ण हैं उन वर्णों को न लिखकर क के नीचे ही कुछ चिन्ह लगा दिया जाए, इस तरह से या इस तरह से, जिससे वर्णों की संख्या घट जाएगी। यह सुझाव दिया था श्रीनिवास ने और इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। तो चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। दाईं से बाईं ओर लिपि लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है? रोमन, फारसी, देवनागरी, सभी। तो दाईं से बाईं ओर फारसी लिपि लिखी जाती है। 5 का बी विकल्प सही है। पांचवें प्रश्न का बी विकल्प सही है। दाईं से बाईं ओर फारसी लिखी जाती है और देवनागरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? छठे प्रश्न का शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि। तो छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है, ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जो लिपियां हैं वो लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु ने, दयानंद सरस्वती ने या गांधी जी ने? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। विकल्प ए सही है। सातवें प्रश्न का विकल्प ए सही है। प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न।
अगला प्रश्न है, हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह कहकर हिंदी का विरोध करने वाले थे। किसने हिंदी का विरोध यह कहकर कहा कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए, जो हिंदी नहीं जानते हैं ऐसे लोगों के लिए हिंदी उतनी ही विदेशी भाषा है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह कहकर हिंदी का विरोध किसने किया? सी राजगोपालाचारी, श्री चटर्जी, गांधी जी या ये सभी? तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है, सी राजगोपालाचारी। इन्होंने कहा था कि हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारत में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना सबसे पहले? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल। तो 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भारत में। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ प्राप्त होता है? जफरनामा में, प्रेम सागर में, हिंदी सर्वेक्षण में, कालचक्र में। तो 10वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जफरनामा में मिलता है। तो जफरनामा में भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आया है। देखते हैं प्रश्न 81 का अंतिम प्रश्न। भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले हैं लगभग कितने हैं? भारत में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले हैं। भारत में भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, कुछ द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? 95%, 25%, 73% या 45%? तो 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, 73%। भारत में 73% लगभग लोग भारोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आज की एकादशी पूर्ण हुई। एकादशी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको एकादशी उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें एवं अगली वीडियो के लिए घंटी का बटन भी दबाएं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।